औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। आपकी किताब का पेज नंबर है 79। मौलवी अब्दुल हक का हम तारुफ पढ़ रहे हैं। 1872 टू 1961, 1872 से लेकर 1961 तक आपका अरसा हयात है। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी के एक गांव हापोड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए एमएओ कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ वो प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हम जमाअत रहे। 1894 में बीए करके हैदराबाद दक्कन चले गए। चंद साल तक मदरसा आसफिया के सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दिए। फिर महकमा तालीम में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। बाद जामे उस्मानिया में सदर शोबा उर्दू रहे। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1936 में मुलाजमत से सबकदोश होकर रिटायरमेंट के बाद उर्दू ज़बान व अदब को तरक्की देने में हमतन मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ हो गए। 1949 में पाकिस्तान आ गए। 1949 में पाकिस्तान आए। 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर रहे। इनकी खिदमत ज़बान व अदब उर्दू के एतराफ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियां अता कीं। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक्किक, तहकीक करने वाले, नक्काद, तनकीद पर अबू रखने वाले और तनकीद के लिए बहुत ज़्यादा वसी मुताले की ज़रूरत होती है और तारीख़ पर और जो मौजूदा हालात होते हैं, नए अदब पे और नई सोच पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। माहिर लुग़त निगार, डिक्शनरी और उम्दा इंशा पर्दाज़, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखना, कवायद व ज़वाबित, सर्फ़ व नहू के हवाले से उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज, उसके बढ़ाने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए पूरी उम्र जाँ फ़िशानी से सख्त मेहनत से काम किया। उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी, दफ्तरी और ज़रिए तालीम की ज़ुबान बनाने के लिए वो उम्र भर ज़िंदगी भर कोशा रहे। वो उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे मगर उनकी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ। ताहम कराची में उर्दू कॉलेज ज़रूर कायम हो गया। कराची के उर्दू कॉलेज फ़िल हकीकत वो उर्दू के बहुत बड़े मोहसिन हैं। उनकी नाकाबिले फ़रामोश खिदमात के पेश नज़र उन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। बाबाए उर्दू उनका लक़ब है मौलवी अब्दुल हक का। और उनकी ज़िंदगी में तो उर्दू कॉलेज कायम हो गया। वो यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे मगर उनकी ज़िंदगी में मुमकिन ना हुआ। ताहम कराची में उर्दू कॉलेज ज़रूर कायम हो गया और अब इस्लामाबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी भी मौजूद है और उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से उन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। उनका अदबी असलूब साफ, सादा और दिलकश है। उन्होंने लुग़त, डिक्शनरी तैयार की है, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत काम उनके खाके हैं जिनमें ऐसी खूबियाँ हैं कि हर पढ़ने वाला मुतासिर होता है। इससे पहले हम खाका पढ़ चुके प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का भी। इनकी तसनीफ़ में मरहूम दिल्ली कॉलेज, सर सैयद अहमद ख़ान, हालात व अफ़कार, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफ़ियाए कराम का काम, अफ़कारे हाली, मुक़द्दमाते अब्दुल हक, ख़ुतबाते अब्दुल हक और चंद हम असर शामिल हैं। तारुफ़ के बाद अब हम मश्क की तरफ आते हैं। अपनी किताब का पेज नंबर 83, सफ़ा नंबर 83 खोलिए। सवाल नंबर 1 है, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा? जवाब है, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में भी
चमन को इस तरह शादाब रखा कि नंबर 1, दूर दूर से पानी का एक एक घड़ा लाकर चमन को सेंचा। नंबर 2, रातों को पानी ढोता, गदला पानी मिलता तो वही भर लाता। नंबर 3, गदला पानी पौधों के लिए आबे हयात था। नंबर 4, नामदेव की मेहनत, मोहब्बत, जुनून, इश्क, लगन, एहसास ज़िम्मेदारी के बाइस उसका बाग शादाब था। ये 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं कि पहला था दूर दूर से पानी का एक एक घड़ा लाकर चमन को सेंचा। दूसरा, रातों को पानी ढोता, गदला पानी मिलता तो वही पानी भर लाता। तीसरा, गदला पानी पौधों के लिए आबे हयात था। चौथा, नामदेव की मेहनत, मोहब्बत, जुनून, इश्क, लगन, एहसास ज़िम्मेदारी के बायस उसका बाग शादाब था। बेजुज़ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, मुख्तसर सवाल और जवाबात में बे है, नामदेव मालिक ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया। नामदेव का कहना था कि अपने बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। कैसी ही तंगी तुर्शी हो, ये काम तो करना ही पड़ता है। उसका कहना था ये काम तो बाइसे राहत व सुकून है और यही मेरा इनाम है, इसलिए वो किसी से इनाम नहीं लेता था। जीम जूझ है, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे। जवाब है इसका, बागों में रहते रहते नामदेव को जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी। वो उनकी मदद से बच्चों का इलाज करता था, शिफा भी होती थी और इलाज भी मुफ्त था। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से नामदेव के पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। दाल जुज़ है, सवाल है, नामदेव की मौत का सबब क्या था। नामदेव की मौत का सबब क्या था। जवाब है इसका, शहद की मक्खियों की योरिश नामदेव की मौत का सबब बनी। काम में मगन महवियत के बाइस उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों के गज़बनाक झिल्लड़ ने इस कदर काटा कि वो बेबस हो गया और इसी तकलीफ़ में जान दे दी। सवाल है आपका, मुसन्निफ़ के ख़्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू के ख़्याल में अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई न कोई सलाहियत रखी होती है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में ही सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक कभी कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश में ही इंसान सही मानों में इंसान बनता है। वाउजुज़ आपका अब है, नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ क्या है। नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ काम से इश्क था। वो काम को बोझ नहीं समझता था। वो काम से इस हद तक मोहब्बत करता था कि उसको सुकून ही काम करने में मिलता था। नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ काम से इश्क था। ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में मगन रहता था। काम से सच्चा लगाव ही उसकी जीत थी। इसके बाद है सवाल नंबर 2, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। टिक का निशान लगाना है। सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया है। चंद हम असर। मकबरा राबिया दुरानी कहाँ वाक़या है। औरंगाबाद में। बाग के दरोगा कौन थे। अब्दुल रहीम फैंसी। नामदेव बड़ी तुंदही से अपने काम में मसरूफ़ और मगन रहता था। उसकी वजह थी अपने काम से मोहब्बत। मुसन्निफ़ ने किस चीज़ को बेकार कहा है। बेमज़ा काम को। मुसन्निफ़ ने इंसान की फितरी कमज़ोरी की बिना पर उसे कहा है काहिल और कामचोर। गदला पानी पौधों के लिए था आबे हयात। दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है जद्दोजहद। डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे मर्दम शनास।
सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। सवाल नंबर 3 है, सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मीरास नहीं। दुरुस्त। नामदेव फूलों और फलों की शनाख्त रखता था। गलत। नामदेव माली 2 बच्चों का बाप था। गलत। दर्जे कमाल तक पहुँचने की कोशिश से हर कोई दर्जे कमाल तक पहुँच सकता है। दुरुस्त। नामदेव माली मकबरा राबे दुरानी के बाग में चौकीदार था। गलत। बेमज़ा काम नहीं, बेगार है। दुरुस्त। नामदेव माली बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था। दुरुस्त। बाग के दरोगा को दूसरों से काम लेना नहीं आता था। गलत। नामदेव माली शहद की मक्खियों के काटने से फौत हो गया। दुरुस्त। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 4 है जो कि आपको खुद करना है। मुख्तसरन एक पैराग्राफ में सादा और आसान अपने अल्फाज में आपको लिखना है। कहानी का चौथा हिस्सा होता है खुलासा। मुख्तसरन एक पैराग्राफ में सादा आसान अपने अल्फाज में आपने खुद कोशिश करनी है खुलासा लिखने की। नामदेव माली की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? मुफस्सल लिखें। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये था कि नामदेव माली की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? मुफस्सल लिखें। नामदेव माली की ज़िंदगी में हमारे लिए सबक है कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत में अज़मत है, ये सबक है हमारे लिए। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं है। काम की धुन, काम से इश्क, काम से लगाव, मेहनत ही में हमारी जीत है। कुदरत ने हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान बनता है, बल्कि कुंदन हो जाता है। नेकी और बड़ाई बेलौस मेहनत में है। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ। 100 मरतबा जब अकीक कटा तब नगी हुआ। काम से मोहब्बत ही कामयाबी है। बेमज़ा काम बेगार बोझ मुशक्क़त बन जाता है। काम ही से इंसान की इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबा है। इसके बाद सवाल नंबर 7 है जनाब के दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है हार। पहला लफ्ज़ आपका है हार। हार एक तो शिकस्त को कहते हैं, दूसरा हार जो आपके जेवर में होता है पहनने वाला हार। यहाँ पे इसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया है। हार, इस हार की कीमत क्या है? हार के बाद की आ रहा है, तानीस, ठीक है। अब यहाँ पे जेवर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके साथ की आ रहा है। इस हार की कीमत क्या है? तो ये तानीस है। इसी तरह आप दूसरा जुमला देखिए, ये भी जेवर के तौर पे ही आ रहा है। हार, मैंने हार ख़रीदा, ख़रीदी नहीं आ रहा, हार ख़रीदा, तज़कीर मुज़क्कर। और शिकस्त के तौर पर हार, मैंने हार मानी, माना नहीं आ रहा, मुअन्नस, ठीक। अब यहाँ पर अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि हार को जो है जेवर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर आ रहा है हार की कीमत क्या, और वहाँ पर आ रहा है हार ख़रीदा। इससे पहले भी शायद कभी बात हुई हो, तो मैं अक्सर अपने बच्चों को ये बात समझाती हूँ कि इलामा इकबाल बुलबुल को इस्तेमाल कर रहे हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, मुज़क्कर। मीर इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख कर साहब परे परे पुकारी, मुअन्नस। अहले ज़बान पर इन्हिसार होता है, अहले ज़बान पर इन्हिसार होता है कि आप जुमले में उसको किस तरह इस्तेमाल करें। अगर जुमला कवायद की रूह से सही बना हुआ है और आप ये साबित कर देते हैं कि ये तानीस है, जैसे मैंने यहाँ पे जेवर को ही इस्तेमाल किया दोनों जगह पर। हार, इस हार की कीमत क्या है, ठीक। दूसरा हार, मैंने हार ख़रीदा। तीसरी हार, हार शिकस्त, मैंने हार मानी।
تو اس کو آپ دیکھیں اور اس کی مشق کریں، اور یہ بہتر ہو سکتا ہے اس صورت میں جب ہم زیادہ سے زیادہ اخبارات و جرائد کا مطالعہ کریں گے۔ قلم، مالی نے گلاب کی قلم لگائی۔ تانیث، قلم، آمنہ نے نیا قلم خریدا، پین خریدا، مذکر۔ کان، میں نے نمک کی کان دیکھی یا میں نے نمک کی کان کی سیر کی۔ تانیث، کان، کان کا درد تکلیف دہ ہے، مذکر۔ تذکیر، اردو، یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ تانیث، اردو، اردو کا پڑاؤ تھا، اردو لشکر کو بھی کہتے ہیں، اردو کا پڑاؤ تھا۔ تذکیر، کف، کف کی تحریر پڑھی نہیں جاتی۔ تانیث، کف، پانی میں بہت کف تھا۔ تذکیر، لگن، احمد کو کام کی لگن تھی۔ تانیث، لگن، صحن سے لگن اٹھا لاؤ۔ تذکیر، محاورات ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جملوں میں استعمال کیجئے۔ آفت، ٹوٹ پڑنا۔ ایک دفعہ ہم پھر اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہار، زیور، گلے میں پہننے کا زیور، ہار زیور اور ہار شکست۔ قلم جو ہے یہ ایک تو وہ قلم جو کہ گلاب کی قلم یا کسی پودے کی قلم لگانا، پودا، اور دوسرا قلم لکھنے کا آلہ، پین وغیرہ۔ کان، ایک یہ معدنیات کی کان ہے، اور دوسرا کان جسم کا عضو ہے، کان جس سے ہم سنتے ہیں۔ اردو جو ہے زبان ہے، اور یہاں پر اردو مضمون ہے، زبان ہے، ادب ہے۔ یہاں پر اردو جو ہے اس کا معنی آ رہا ہے لشکر، پڑاؤ۔ کف، کف ایک کف ہے آپ کا جو قمیص کی آستین، ٹھیک ہے، آگے آستین کا آگے والا حصہ کف ہے۔ کف پہ اگر کچھ لکھا ہے تو وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اور دوسرا کف ہے جھاگ۔ لگن، ایک لگن ہے جوش، جذبہ، اور دوسرا لگن ہے برتن۔ اب آ جائیں محاورات اور جملوں پر۔ پہلا ہے آفت، ٹوٹ پڑنا۔ ٹڈی دل کے حملے سے زرعی شعبے پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان خطا ہونا، 6 مہینہ کورونا کے باعث اسکول بند رہے، سوچ کر اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تفویض، تفویض کردہ کام احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ محظوظ، گرمیوں کی بارش سے سب محظوظ ہوئے۔ ماہکاج، آبکاج، ماہکاج، ماہکاج بننے کے لیے محنت کرنی ہے۔ یورش، ٹڈی دل کے یورش سے کھیت باغات اجڑ گئے۔ بشاشت، بچوں کے چہروں کی بشاشت دل موہ لیتی ہے۔ بے دم ہونا، گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے سب بے دم ہو گئے ہیں۔ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ مصنوعی، قدرتی۔ توانا، ٹانٹا، نحیف۔ محبت، نفرت۔ تندرست، بیمار۔ توقیر، تحقیر۔ تریاق، زہر۔ رہبر، رہزن۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 تو نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ گرامر کا سوال ہے۔ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تحقیق کرنا۔ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے جملہ اسمیہ اردو دہم، آپ کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 19، 57، 57 اور 58، 19، 57 and 58، 19، 57 اور 58 پر موجود ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات، تعریف، مثالیں اور قواعد و انشاء صفحہ نمبر 24 پر بھی آپ کو بہت تفصیل سے یہ مل جائے گا۔ کتاب سے اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں اور آپ کو یہ اس سے پہلے کرایا بھی جا چکا ہے، دکھا بھی دیتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تحقیق کرنا، ترکیب نحوی، اس کی جزیات الگ کرنا، اس کو ٹکڑوں میں قواعد کے حوالے سے کرنا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو خبر کہلاتی ہے۔ درج ذیل کو غور سے دیکھیے، سارے جملے اسمیہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ بلال بہت ہوشیار ہے، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ بلال
मुब्तदा खबर बहुत होशियार फ़ेल नाकिस है। अरसा दयानतदार है। नामदेव माली इलाज का माहिर था। वकार अपने काम में मगन था। ये सारे इस्मिया जुमले हैं जिसमें आपको मुब्तदा की खबर वो लगानी है, हेडिंग, खबर और फ़ेल नाकिस, और फिर आपने इसकी तकसीम कर देनी है। इन जुमलों में है और था अफ़ाल नाकिस हैं, है और था। जबकि बिलाल, इरसा, नामदेव माली और वकार मुब्तदा हैं इसमें, और होशियार, दयानतदार, माहिर और मगन खबर हैं। और यही 3 चीज़ें आपको लिखनी है। पहले मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस की हेडिंग दें, मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस, और उसके बाद इस तरतीब से लिख दें। इसके बाद है नामदेव माली के अहम औसाफ तरतीब वार लिखें। सवाल नंबर 2, मुब्तदा खबर के हवाले से तख्तीक का सवाल हो गया। इसके बाद है नामदेव माली के अहम औसाफ। यहाँ आपको उनकी सिफ़ात और ख़ूबियाँ बताई जा रही हैं। इनको मुकम्मल जुमलों में आपने ख़ुद तहरीर करना है। नामदेव के खुसूसियात, औसाफ, सिफ़त की जमा है औसाफ, सिफ़ात, औसाफ, ख़ूबियाँ, सच्चाई, मेहनत, मोहब्बत, लगन, हमा वक्त काम की लज्जत, खिदमत, शफ़क़त, सफाई सुथराई, बेनियाज़ी, दुनिया से पुरअज़्म, सादा मिजाज, मुनकसिरुल मिजाज, हमदर्द, नेक फितरत, शरीफ, दूसरों के काम आने का जज्बा रखने वाला, मेहनत की अज़मत पर यकीन रखने वाला, मेहनती, ईमानदार शख्स था नामदेव। ये थे जनाब औसाफ, और ये आपको इससे पहले भी कराया जा चुका है। जुमले के अज्जाए तरकीबी, तरकीब नहवी, कवायद की रूह से जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए का नाम है जिससे बात पूरे तौर पर समझ आ जाए। हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं और इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ को कवायद में असनाद कहते हैं। जुमला इस्मिया, जो कि अभी आपको करवाया गया है, मुब्तदा और ख़बर के हवाले से तख्ती जो आपने जुमलों की है। बिलाल बहुत होशियार है, इरसा दयानतदार है। इसी तरह आपने लिखना है मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस, और उसमें उनको जो है उसकी तख्तीक करनी है। जुमले इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद लय दोनों इसमों। यहाँ पर ये जुमले दिए गए जैसे बिलाल बहुत होशियार है, अरसा दयानतदार है, नामदेव माली इलाज का माहिर था, वकार अपने काम में मगन था। इस्मिया जुमले के 3 अज्जा होते हैं। मुस्नद लय, जिसे हम मुब्तदा और इसम भी कहते हैं। नंबर 2 मुस्नद खबर इत्तला, जिसको हम कहते हैं। नंबर 3 फ़ेल नाकिस, जिससे ज़माने का तयन होता है। और अभी आपको बताया गया मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस लिखकर आपने मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस लिख के आपने जुमलों को इसी तरीके से लिख लेना है। जुमले फ़ेलिया की भी तकसीम आपको जहाँ पर मश्क में आ रही है आपको बार बार बताई जा रही है, और क्लास 9 में भी आप पढ़कर आ रहे हैं। इसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। देव माली के अहम औसाफ आपको बता दिए गए हैं, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। काम से सादा, नर्म मिजाज, बशाशत, मुस्कुराहट, अदब, मेहनत, हमदर्दी, खल्क़े खुदा की खिदमत, बच्चों पौधों से मोहब्बत, सफाई पसंद, वक्त पर काम करना, गरीबों की मदद करना, अपने काम से मोहब्बत करना, ये सब खूबियाँ जो हैं वो नामदेव की शख्सियत का ख़ासा थी, उसके औसाफ थे। सरगर्मियाँ आ रही हैं जनाब। एक आम माली और नामदेव माली में आप जो फ़र्क महसूस करते हैं वो कॉपी में तहरीर कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो औसाफ बताए गए उसके मुताबिक आपने ये तहरीर करना है। नामदेव माली जैसे किरदार माशरे में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, आपके इल्म में हों या अपने उस्ताद से पूछकर ऐसे किरदार की खूबियाँ जमात के कमरे में दीगर तलबा को सुनाएं। आपका ये मुशाहिदा है। आपने लाजमी ऐसे अपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जो कि अपने काम में महव हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं और काम को ज़िंदगी ख्याल करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में
کہ وہ اپنے کام سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام کے لیے طلباء کو خاکہ نگاری کی خوبیاں بتائی جائیں۔ سبق نمبر 1، پروفیسر مرزا محمد سعید جب ہم نے پڑھا تھا وہ بھی خاکہ ہے، صنف جو ہے اس کی وہ خاکہ نگاری ہی ہے، خاکہ وہاں پہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں، سوانح حیات نہیں ہوتا، خاکہ جو ہے وہ کسی شخصیت کا جو ہے وہ اجمالی جائزہ ہوتا ہے۔ سوانح حیات نہ ہو لیکن شخصیت کے بارے میں اظہار خیال اتنے مؤثر انداز میں کیا جائے کہ اگر ہم اس شخص سے نہ بھی ملے ہوں تو ہم اس کے بارے میں جان جائیں، اس کی طبیعت، اس کی اوصاف، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کے بارے میں ہم مکمل طور پہ جان جائیں۔ بلکہ پروفیسر مرزا محمد سعید میں تو اتنے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی مونچھیں تھی، اس طرح کی آنکھیں تھی، اس طرح کا چہرہ تھا کہ ہم وہ پڑھ کے اس کو ڈرا بھی کر سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ سوانح حیات نہیں ہوتا خاکہ، سوانح حیات نہ ہو بلکہ شخصیت کے بارے میں اظہار خیال ہو، شخصیت کا اجمالی جائزہ، پڑھنے والوں کو لگے کہ وہ ان سے مل چکے ہیں، اور ہلکا پھلکا غیر رسمی انداز ہوتا ہے اس کا، اور شخصیت کا بالکل جیسے آئینہ میں کسی شخصیت کو اتار دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے الفاظ میں اس شخصیت کے بارے میں الفاظ میں اس شخصیت کو اتار دیا جاتا ہے کہ پڑھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ان سے ملے ہوں۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے دیگر خاکوں میں سے کم از کم 2 خاکے طلبہ کو پڑھ کر سنائے جائیں۔ جناب 2 خاکے آپ رہنے دیں، آپ ان کی کتاب پڑھیں، بہترین کتاب ہے چند ہم عصر، جہاں سے یہ اس کا بھی انتخاب کیا گیا ہے جو کہ آپ کے نصاب میں ابھی ہم نے پڑھا، یہ کتاب پڑھیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کامیاب لوگ اپنے اپنے شعبوں کے کامیاب لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مولوی عبدالحق کے سوانحی حالات خصوصاً اردو زبان و ادب کے لیے ان کی خدمات کی تفصیل طلبہ کو بتائی جائے۔ تعارف آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس تعارف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس میں ان کی خدمات کی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، ہمت سے آگے بڑھنا ہے، دلچسپی لینی ہے کام میں۔ آج ہم نے سیکھا بھی یہی ہے، اس لیسن میں بھی یہی ہے، اس سبق میں بھی یہی ہے کہ محنت میں عظمت ہے، اور یہی مضمون بھی ہے ہمارا، اور کسان میں بھی ہم نے محنت کی عظمت کا مضمون آپ کو کہا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں، کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے۔ ٹھیک، اللہ حافظ، السلام علیکم۔